पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आखिरकार यूहो ने खुद को रिस्क में डालते हुए प्रिंसेस लिया को अपना 6वां सोल स्पिरिट बना लिया था। जो काम था तो काफी डिफिकल्ट, लेकिन यूहो इसमें कामयाब हो जाता है क्योंकि प्रिंसेस लिया एक रिमेनेंट सोल की और वो यूहो की सोल स्पिरिट बनने के लिए तैयार नहीं थे। यह यूहो की जान भी जा सकती थी। इस प्रोसेस में यूहो को 2 हफ्ते लग गए थे, इसलिए यूहो जल्द से जल्द वापस आना चाहता रहा क्योंकि वो जानता रहा कि इस वक्त यानहुन एम्पायर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। सनमून एम्पायर को रोकने के लिए उसे कुछ न कुछ करना होगा। प्रिंसेस लिया भी यूहो के साथ आने के लिए तैयार हो गई थी, जहाँ पर आने से पहले हम देखते हैं कि सी मरमेड क्वीन अपने टीयर पल्स को यूहो के हवाले कर देती है, जिनके अंदर प्योर स्पिरिचुअल पावर थी, जिन्होंने न सिर्फ यूहो के सोल सी को रिपेयर किया बल्कि उसे एक्सपेंड करने में भी मदद की। इसके बाद ये लोग वहाँ से वापस की तरफ रवाना हो गए। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ स्पेक्ट्रल अंडर रेल्म के अंदर आ गया था, जहाँ ब्रदर फेंगजी चेन ने भी अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया और वो किसी के साथ फाइट करना चाहता है। इसलिए हम देखते हैं कि ज़ाओज़े उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो गई थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर ज़ाओज़े ने अपने सेकंड मार्शल सोल 9 फीनिक्स वर्शिपिंग फ्लूट को बाहर निकाल लिया था, जबकि दूसरी तरफ ब्रदर फेंगजी चेन अपने जजमेंट स्वॉर्ड के साथ फुरो से जंप करते हुए ज़ाओज़े पर हमला कर देता है, जिस अटैक को डॉज करते हुए ज़ाओज़े ने फुरो से अपने फोर्थ सोल स्किल स्लगिश को एक्टिवेट कर दिया था ताकि वो फेंगजी चेन की रफ्तार को स्लो कर सके। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फेंगजी चेन तो अपने कई सारे मल्टीपल स्लैश अटैक्स का इस्तेमाल करते उस टेक्निक को पेनिट्रेट कर देता है, जिस वजह से ज़ाओज़े को फुरो से अपने 2 कैलिड्रोस बाहर की तरफ निकालने पड़े ताकि वो यहाँ पर उन स्लैश अटैक्स को ब्लॉक करते हुए साथ ही साथ फेंगजी चेन पर हमले कर सके। फेंगजी चेन भी अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों कैलिड्रोस के अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि फाइट के बीच में फेंगजी चेन ने अपनी तलवार को गोल गोल घुमाते हुए ज़ाओज़े पर हमला कर दिया, लेकिन ज़ाओज़े अपनी फ्लूट का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को डॉज करके साइड पर रिफ्लेक्ट कर चुकी। ब्रदर कीटो को तो यहाँ पर ज़ाओज़े की फिक्र हो रही थी क्योंकि हम देखते हैं कि फेंगजी चेन बहुत ही ज्यादा तेज है। वो फुरो से मूव करते हुए अपनी तलवार को एक बार फिर से उठाकर ज़ाओज़े के पीछे आ गया था, जहाँ उसकी रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी और हम देखते हैं कि वो अपने जजमेंट स्वॉर्ड के स्वॉर्ड इंटेंट का इस्तेमाल करते हुए एक डिवाइन स्वॉर्ड क्रिएट करके ज़ाओज़े पर हमला करने वाला था, पर तभी अचानक दूसरी तरफ ज़ाओज़े भी अपने 3 लाइफ सोल सीलिंग कैलिड्रोस को कंबाइन करते हुए एक बड़े से जायंट कैलिड्रोन में कन्वर्ट कर देती है, जो कि सीधे जाते हुए स्वॉर्ड इंटेंट से टकराकर उसे खत्म कर चुका। ये देखकर तो सब लोग ही शॉक हो गए थे और अब उन लोगों को अंदाजा हो चुका था कि ज़ाओज़े कितनी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वो सब लोग ज़ाओज़े के नाम के नारे लगाना शुरू हो गए। ज़ाओज़े जो कि वैसे इन सब में सबसे ज्यादा कमजोर लगती थी, लेकिन आज वो यहाँ पर सबको सरप्राइज कर रही है। हम देखते हैं कि उसने फुरो से हवा में जंप करके अपने 9 फीनिक्स वर्शिपिंग फ्लूट के सेकंड सोल स्किल को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जिसे सर्कलिंग हुक कहते हैं। इस टेक्निक में हम देखते हैं कि कुछ सर्कल्स यहाँ फेंगजी चेन को जकड़ लेते हैं, जिन पर फेंगजी चेन अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए शैटर करके फुरो से अपनी तलवार को लेकर ज़ाओज़े की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में आने वाली एनर्जी रोप्स को वो अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए काट रहा था, जबकि दूसरी तरफ ये फाइट देखते हुए यहाँ ज़ू सेंशी कह रहा था कि ज़ाओज़े तुम बिल्कुल सही कर रही हो। मैं समझ चुका हूँ कि तुम ब्रदर फेंगजी चेन के बैटल मोमेंटम को तोड़ने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि ब्रदर फेंगजी चेन लड़ने से पहले ही अपने मोमेंटम को सेट कर लेता है। ब्रदर फेंगजी चेन किसी भी लड़ाई को बहुत जल्दी खत्म करके जीत हासिल कर लेता है, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो धीरे धीरे करके वो कमजोर होता जाएगा और आखिर में वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाएगा। ज़ाओज़े इस वक्त यही काम कर रही थी। ब्रदर फेंगजी चेन भी इस बात को समझता था, इसलिए वो ज़ाओज़े के करीब आने की कोशिश करता है, जहाँ उसके रास्ते में एक बार फिर से ज़ाओज़े ने अपने कैलिड्रोस समन कर लिए, जिन 3 लाइफ सीलिंग कैलिड्रोस को अपने सामने देखकर ब्रदर फेंगजी चेन मजबूरन फिर से अपनी ट्रू मार्शल बॉडी टेक्निक एक्टिवेट कर लेता है और ट्रू मार्शल बॉडी फॉर्म में आने के बाद हम देखते हैं कि वो तेजी से मूव करते हुए उन सारे कैलिड्रोस को डॉज करके फिर से ज़ाओज़े के सामने पहुंच चुका था, जहाँ पर इससे पहले कि वो अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए ज़ाओज़े की गर्दन पर हमला कर पाता। तभी अचानक ज़ाओज़े उससे कहती है कि अपने पीछे तो देखो, क्योंकि वहाँ पर ज़ाओज़े की एनर्जी रोप्स पहुंच चुके थे और वो ब्रदर फेंगजी चेन को जकड़ने लगे थे, इसलिए ब्रदर फेंगजी चेन को फिर से पीछे की तरफ मुड़कर उन रोप्स को काटना पड़ा, जिस वजह से ज़ाओज़े को एक और मौका मिल चुका था और वो अपने 9 फीनिक्स वर्शिपिंग फ्लूट के 3rd मार्शल सोल स्किल फीनिक्स सील को एक्टिवेट कर लेती है। इस टेक्निक में हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा जायंट फीनिक्स तेजी से ब्रदर फेंगजी चेन की तरफ आ रहा था, लेकिन फेंगजी चेन की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है। वो अपनी तलवार को उसकी बॉडी के अंदर घुसाते हुए फिर से उसे बीच में से छीड़ देता है, जिस वजह से वो फीनिक्स एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और यही तो असल में ज़ाओज़े की टेक्निक है। तभी अचानक हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक प्रेशर ब्रदर फेंगजी चेन पर लगना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रदर फेंगजी चेन की रफ्तार स्लो हो चुकी थी, इवन कि वो अपनी जगह से मूव भी नहीं कर पा रहा है। ऐसा करने की वजह से उसकी सोल पावर बहुत ही तेजी से कम हो रही है। कीटो को भी ज़ाओज़े पर यहाँ बहुत ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ाओज़े ने 3 और फीनिक्स यहाँ ब्रदर फेंगजी चेन की तरफ चल दिए थे, जो कि इससे पहले कि ब्रदर फेंगजी चेन पर हमला कर पाते, तभी अचानक ब्रदर फेंगजी चेन ने अपनी डबल स्पिरिट स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए अरोरा जजमेंट स्लैश टेक्निक क्रिएट करके फिर से उन पर हमला कर दिया।
जो कहने के बाद फेंग जुइचेन फाइट को एंड करने के लिए फुनस से अपनी डबल स्पिरिट स्वॉर्ड के साथ तेजी से ज़्याओ पर भी स्लैश अटैक चल देता है। ये स्लैश अटैक इतना ज्यादा घातक था, ऐसा लग रहा था जैसे कि ज़्याओ बहुत बुरी तरीके से घायल हो गई होगी। इवन कि केटो भी यहाँ ज़्याओ का नाम चिल्लाता है, पर तभी अचानक हमें देखने को मिलता है कि वो तो असली ज़्याओ थी ही नहीं, बल्कि ये तो सिर्फ ज़्याओ की एक चाल थी। उसने पहले से ये टेक्निक फीनिक्स सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल किया था अपने क्लोन को बनाने के लिए, और चूंकि फेंग जुइचेन उसकी चाल में फंस चुका है, तो दूसरी तरफ हवा में मौजूद हम देखते हैं कि असली ज़्याओ यहाँ पर अपनी मार्शल सोल ट्रू बॉडी फॉर्म को एक्टिवेट करना शुरू हो गई, जिसे 9 फिनिक्स डिसेंडिंग फ्लूइड 7 सोल स्किल भी कहते हैं। मार्शल सोल ट्रू बॉडी टेक्निक को एक्टिवेट करने के साथ-साथ ज़्याओ ने फुनस से अपने 6 मार्शल सोल स्किल फिनिक्स पिलर को भी एक्टिवेट करके फेंग जुइचेन पर हमला कर दिया था। जिस टेक्निक में हम देखते हैं कि चीफ फिनिक्स पिलर फेंग जुइचेन पर गिरते उस पर प्रेशर लगाना शुरू हो गए, एक बार फिर से वो जमीन के साथ ग्लूड हो जाता है। फेंग जुइचेन के लिए मूव करना काफी डिफिकल्ट हो रहा था और खुद को आजाद करने के लिए वो फुनस से सोर्ड इंटेंट ब्रेक टेक्निक का इस्तेमाल करता है। जिस टेक्निक में उसने चीफ फिनिक्स पिलर को शटर कर दिया था, साथ ही साथ वो समझ गया था कि उसने ज़्याओ को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया और ज़्याओ का मुकाबला करने के लिए वो अब सोर्ड फेनेटिक डोमेन्स को एक्टिवेट करने लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़्याओ भी इसी मौके का इंतजार कर रही थी। वो फुनस से अपनी 3 लाइफ सोल सीलिंग कैलिड्रॉन्स के 8 सोल स्किल को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है, जिसे 3 लाइफ 9 कैलिड्रॉन कहते हैं। इस टेक्निक में हम देखते हैं कि हवा में एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल कैलिड्रॉन समन हो गया था, जिसके आसपास 9 पैटर्न फॉर्मेशंस थे, जबकि नीचे की तरफ सोर्ड फेनेटिक डोमेन के अंदर हम देखते हैं कि फेंग जुइचेन ने भी अपने एब्सोल्यूट डिवाइन सोर्ड को बाहर की तरफ निकाल लिया था और वो इसका इस्तेमाल करते हुए ज़्याओ पर हमला करने लगा। एक तरफ 3 लाइफ 9 कैलिड्रॉन और दूसरी तरफ एब्सोल्यूट डिवाइन सोर्ड, ये दोनों अटैक सीधे जाकर एक दूसरे से टकरा गए। दोनों के टकराव का प्रेशर चारों तरफ फैलने लगा, लेकिन चूंकि ब्रदर फेंग जुइचेन पहले ही अपनी बहुत सारी एनर्जी एग्जॉस्ट कर चुका था, तो इसलिए हम देखते हैं कि उसकी एब्सोल्यूट डिवाइन सोर्ड ज्यादा देर इस टेक्निक के सामने टिक नहीं पाती और आखिरकार हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बड़े से ब्लास्ट के साथ ब्रदर फेंग जुइचेन हारा गया। सब लोग ये नजारा देखकर काफी जरा हैरान थे। ब्रदर फेंग जुइचेन अपने डुअल स्पिरिट सोर्ड को वापस रखते हुए कहता है कि ठीक है, मैं हार मानता हूँ, तुम वाकई में कमाल की हो, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जिस पर ज़्याओ उसका शुक्रिया अदा करती है। तभी अचानक कीटो भी यहाँ पर फिर से ज़्याओ के पास आते हुए कहता है कि मुझे भी अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा ताकतवर हो चुकी हो। अब तो मुझे डर है कि अगर तुम मुझसे फाइट करो तो शायद मैं भी तुमसे हार सकता हूँ। जिस पर ज़्याओ मुस्कुराते हुए कहती है कि लगता है कि तुम डर गए, अगर डर ही गए हो तो दोबारा कभी मुझे बुली करने की कोशिश मत करना। अगर तुमने मुझे बुली किया फिर तुम जानते हो ना कि मैं क्या करूंगी। जिस पर ब्रदर कीटो भी कहता है कि भला मैं तुम्हें बुली करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ, जो सुनकर तो सब लोग ही हंसने लगे। तभी अचानक साइड से यूहो और मिस टांगवुटोंग भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर आते हुए यूहो कह रहा था लगता है कि मैंने और टांगवुटोंग ने एक अच्छा शो मिस कर दिया। यूहो और मिस टांगवुटोंग को वापस आता हुआ देखकर तो उसके दोस्त काफी जरा खुश हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि मीटिंग हॉल में यहाँ पर यूहो इन लोगों को सब कुछ बता देता है, जिस पर ब्रदर ज़ू सेंशी कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिर्फ 2 हफ्तों में तुम लोग इतना कुछ फेस कर लोगे, पर चलो अच्छा है कि तुम लोग सही सलामत वापस आ गए। अब यूहो बताओ कि आखिर हमारा अगला मिशन क्या होगा। मिस्टर बीबी भी यूहो से कहता है कि हाँ यूहो, तुम ऑर्डर्स दो, हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ये सुनकर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि आईसीसी में मैंने जो 12 दिन गवा दिए वो हमारे लिए नुकसान भी है और फायदे की भी है। नुकसान ऐसे कि हमारा टाइम जाया हो गया, लेकिन फायदा ऐसे कि अब ज़ू टियानन को लगेगा कि हम जो इस नॉर्थर्न रीजन से साउथर्न एरिया की तरफ बढ़े हैं और इतनी दूर जाने के लिए यकीनन हमें 12 दिन लगे होंगे। उसे लगेगा कि हमारी आर्मी नॉर्मल तरीके से मूव कर रही है, इसलिए हमें इतना समय लगा। उसे कभी भी अंदाजा नहीं हो पाएगा कि हम लोग अंडर ड्रैम की मदद से मूव कर रहे हैं। यही बोलने के साथ यूहो हम देखते हैं कि अपने सोल्जर्स को लेकर नॉर्थर्न रीजन से साउथर्न रीजन में आ जाता है और उसने अलग-अलग सिटीज पर हमले बुलवाना शुरू कर दिए थे। क्योंकि सनमून एम्पायर के सारे सोल्जर जंग के लिए फ्रंट लाइन पे थे, तो इसी वजह से साउथर्न रीजन में ज्यादा पैरा नहीं था। यूहो अपने साथियों के साथ मिलकर बहुत ही आसानी के साथ सनमून एम्पायर की 13 सिटीज को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिन्हें डिस्ट्रॉय करने के बाद यूहो ने वहाँ पर मौजूद सारा के सारा पैसा, सोल गाइडेंस टूल्स और रेयर मेटल्स चुरा लिए थे। यहाँ पर यूहो ने अपने साथियों के साथ मिलकर टोटल 13 सिटीज तबाह किए थे, जिनमें से सी जॉय सिटी और हेवनली सी सिटी भी एक। इन 2 सिटीज से सनमून एम्पायर का बहुत सारा पैसा बनता है और इसी वजह से ये सनमून एम्पायर की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज थी। क्योंकि यूहो ने अपने साथियों के साथ इन सिटीज को तबाह करके पूरी तरीके से लूट लिया था, तो इसी वजह से सनमून एम्पायर की इकोनॉमी को एक बड़ा धक्का लगा। उनकी फाउंडेशन को यूहो ने हिला दिया था। यूहो भी यहाँ पर कह रहा था कि तुम लोगों की तबाही लौट आई है। दूसरी तरफ ज़ू टियानन को जब ये बात मालूम हुई कि उसके साउथर्न रीजन की 13 सिटीज तबाह हो चुकी है, तो वो गुस्से से आग बबूला होने लगा। वो कहता है कि अभी तक हम लोगों को मालूम तक नहीं हो पाया कि आखिर ये इन्वेडर्स कौन है। इन सोल इंजीनियर लीजेंड्स के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन तुम लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो आखिर मैं तुम लोगों को खिला क्यों रहा हूँ? क्या तुम लोग यहाँ पर बस फ्री की रोटियां तोड़ने के लिए हो? जिस पर ज़ू टियानन के एक मंत्री सामने की तरफ आकर बताते हुए कहता है कि साउथर्न कोस्टल की जितनी भी सिटीज है वो हमारी इकोनॉमी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इन डकैतों ने उन्हीं सिटीज को लूटा है, यानी कि ये लोग हमारे सनमून एम्पायर की इकोनॉमी की फाउंडेशन को हिलाना चाहते हैं। ये सुनकर ज़ू टियानन कहता है कि चांसलर आखिर तुम इस बारे में क्या सोचते हो, बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। इस पर चांसलर जवाब देते हुए कहता है कि दुश्मन चाहता है कि हम लोग फ्रंट लाइन से अपने सोल्जर्स को वापस बुला ले, लेकिन हम लोगों को उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना होगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हमारे फ्रंट लाइन के सोल्जर्स भी वापस न आए और साथ ही साथ इन्हें मुंह तोड़ जवाब भी
दे दिया जाए, जो सुनकर ज़ू टियानन इसी बारे में सोचने लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईहो और उसके साथी भी इसी बारे में प्लानिंग कर रहे थे, जहाँ पर मिस्टर बीबी कहता है कि हम लोगों ने सन मून एम्पायर की बहुत सारी सिटीज को लूट डाला। हमारे स्पेक्ट्रल अंडर रेल्म में तो सोने के पहाड़ खड़े हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये काफी नहीं, हमें सन मून एम्पायर में खौफ चाहिए, हमें और ज्यादा तहलका मचाना होगा। जो सुनकर ईहो जवाब देते हुए कहता है कि अगर हम चाहते हैं कि ज़ू टियानन को असली खौफ का एहसास हो, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उसे ये डर लगा रहे कि हम जब चाहे उसकी जान ले सके हैं। इवन हम तब तक हमले करते रहेंगे जब तक उसकी रातों की नींद हराम ना हो जाए। ईहो के सारे दोस्त भी इस बात से एग्री करते थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से इंपीरियल कोर्ट में आ गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि चांसलर की बातों से मास्टर यूलिन एग्री नहीं करता था, क्योंकि वो कहता है कि हमारे बॉर्डर्स टाइट सिक्योरिटी में लगे हुए हैं और हवा में कई सारे सोल डिटेक्शन सोल गाइडेंस टूल्स फैले हुए हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सोल इंजीनियर्स की एक बहुत बड़ी आर्मी सन मून एम्पायर में घुस आई हो। और चलो घुसना तो ठीक, लेकिन आखिर वो नॉर्थ रीजन से साउथ रीजन तक ट्रैवल करते हुए बीच में डिटेक्ट कैसे नहीं हुए? इतनी बड़ी आर्मी इतनी आसानी के साथ मूव नहीं कर सकती। यानी कि उसके कहने का मतलब था कि शायद ये दो अलग अलग ग्रुप हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ काउंसलर इस बात से एग्री नहीं करता था। उसे लगता था कि ये एक ही ग्रुप है जिसने पहले नॉर्थर्न रीजन में हमले किए और इसके बाद साउथर्न रीजन में आ गया। और साथ ही साथ काउंसलर को लगता था कि वो दुश्मन जो भी है वो लोग शिप्स का इस्तेमाल करते हुए नॉर्थर्न रीजन से साउथर्न रीजन गए होंगे समंदर के रास्ते। जिस पर मास्टर यूलिन कहता है कि तुम उन्हें कुछ जरा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। क्या तुम जानते नहीं कि नॉर्थर्न रीजन से साउथर्न रीजन समंदर के रास्ते जाने से बीच में आईसीसी आता है, जहाँ का पहले तो वेदर बहुत ही जरा हार्श है, वहाँ से कोई भी मूव करते हुए इतनी आसानी के साथ नहीं जा सकता। और इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारे खतरनाक सी सोल बीस्ट भी तो है। जिस पर काउंसलर कहता है कि मेरी थ्योरी है, मुझे लगता है कि दुश्मन बहुत ज्यादा चालाक है। वो लोग स्टार लुआ एम्पायर की बंदरगाह से रवाना हुए होंगे शिप का इस्तेमाल करते हुए। ट्रैवल करते करते पहले उनके रास्ते में साउथर्न रीजन आया होगा, लेकिन वो लोग साउथर्न रीजन को क्रॉस करते करते सीधा नॉर्थर्न रीजन गए होंगे, जहाँ लोगों ने ईस्टर्न सन सिटी और ओक सिटी पर हमला किया। उसके बाद वो लोग उसी समंदर के रास्ते वापस आते आते साउथर्न रीजन आए होंगे, जहाँ की 13 कोस्टल सिटीज पर उन लोगों ने हमला किया। इस तरह उन लोगों को आईसीसी के खतरों से निपटना ही नहीं पड़ा होगा। बताओ कि आखिर तुम इस थ्योरी के बारे में क्या सोचते हो? ये थ्योरी सुनकर तो मास्टर यूलिन भी खामोश हो गए थे और वो कहते हैं कि हाँ ये पॉसिबल लगता है, क्योंकि इसके अलावा और कोई सही एक्सप्लेनेशन इन लोगों को दिखाई ही नहीं दे रही थी। ज़ू टियानन भी चांसलर की इस थ्योरी से एग्री हो गया था, इसलिए वो उससे सवाल करते हुए पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि आखिर इन दुश्मनों का असली टारगेट क्या है? दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यूहो पर आ जाता है, जहाँ पर यूहो कह रहा था कि अगर हम लोग ज़ू टियानन को असल में डराना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वो असली खौफ महसूस करे, तो हम लोगों को उस सिटी पर हमला करना होगा जहाँ पर वो मौजूद है, यानी कि मिंगडू सिटी। जो सुनकर ब्रदर ज़ू सेंशी कहता है कि हाँ हम लोग लगातार कामयाब हो रहे हैं, अभी तक हम लोगों को कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ा, लेकिन इससे हमें एरोगेंट नहीं होना चाहिए। मिंगडू सिटी पर हमला करना खुदकुशी के बराबर होगा। क्या तुम जानते नहीं कि मिंगडू सिटी कितनी ज्यादा खतरनाक है? जो भी ब्रदर ज़ू सेंशी की बातों से एग्री करती थी और वो कहता है कि मिंगडू सिटी सोल गाइडेंस टूल से भरा हुआ है। मिंगडू सिटी के सोल टूल्स की पावर बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है, जो कि डेथ गॉड सोल टूल्स के बराबर के होंगे, जो कि साथ ही वहाँ पर ज़ू टियानन यानी कि उनका एम्परर है, तो इसलिए वहाँ पर बहुत सारे सोल इंजीनियर्स भी होंगे और इतनी बड़ी आर्मी का हम लोग मुकाबला कैसे कर पाएंगे? यहाँ पर इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर वापस से इंपीरियल कोर्ट आ गया, जहाँ काउंसलर ज़ू टियानन के सवाल का जवाब देते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि इन डकैतों का एक ही मकसद है, ये चाहते हैं कि लोगों के दिलों में खौफ बैठ जाए और हमें मजबूरन फ्रंट लाइन से अपनी आर्मीज को वापस बुलवाना पड़े। जिस पर वही मौजूद एक दूसरा एल्डर भी सामने की तरफ आते हुए कहता है कि हाँ यही सही लग रहा है, मुझे लगता है कि स्टार लुआ एम्पायर, टियानहुन एम्पायर और डोलिंग एम्पायर ने इन्हें यहाँ पर भेजा होगा, क्योंकि वो लोग हमारे सामने काफी कमजोर हो चुके हैं। मैदानी जंग में तो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वो लोग इस तरह की चालें चल रहे हैं ताकि हम अपनी आर्मीज को वापस बुलवा ले। जिस पर काउंसलर कहता है कि जो भी इन डकैतों का लीडर है वो बहुत ज्यादा समझदार है, इतनी समझदारी के साथ वो हमारे सन मून एम्पायर का खून चूस रहा है, हमें जल्दी से जल्दी इन्हें खत्म करना होगा, वरना ये हमारे सन मून एम्पायर की इकोनॉमी की फाउंडेशन को बुरी तरीके से हिला देंगे। बेशक इस वक्त हमारी एम्प्रेस फ्रंट लाइन पर बहुत अच्छे से जंग लड़ रही है और जीत भी रही है, लेकिन पीछे की तरफ अगर हमारे पास उन्हें सपोर्ट करने के लिए रेयर मटेरियल्स और सोल गाइडेंस टूल्स ही नहीं बचेंगे, तो आखिर हम उनको सपोर्ट कैसे करेंगे? इस पर ज़ू टियानन कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहते हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से यूहो और उसके साथियों पर आ जाता है, जहाँ पर मिस यंगमैन कह रही थी कि सन मून एम्पायर में अभी भी उनका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रम्प कार्ड मौजूद है, जो कि है रॉयल सोल इंजीनियर कॉर्प्स लीजन। जिस पर ब्रदर केटो भी बताता है कि रॉयल सोल इंजीनियर लीजन सन मून एम्पायर की आर्मी का सबसे खतरनाक ताकतवर ग्रुप है। उनकी फाइटिंग पावर बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है, जो कि बहुत ही कम मैदानी जंग में आती है, इसलिए उनकी ट्रू स्ट्रेंथ का अंदाजा हम लोग लगा भी नहीं सकते। जिस पर यूहो मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि यही तो मेरा प्लान है कि पहले हम शेर को गुफा से बाहर की तरफ बुलवाएंगे और जब गुफा खाली हो तभी हम गुफा पर हमला करेंगे, यानी कि मिंगडू सिटी से। रॉयल सोल इंजीनियर लीजन जब बाहर होगी तब हम मिंगडू सिटी पर हमला करेंगे और यूहो का प्लान काम कर रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काउंसलर यहाँ ज़ू टियानन से कह रहा था कि मुझे लगता है कि हमें रॉयल सोल इंजीनियर लीजन को चुपके से साउथर्न रीजन की तरफ रवाना करना चाहिए, जहाँ पर वो दुश्मनों पर
पर हमला करते उन्हें पूरी तरीके से खत्म करके वापस आ जाएंगे। मास्टर ये यूलिन ये सुनकर मना करते हुए कहते हैं कि नहीं यूर मैजेस्टी, प्लीज ऐसा मत करिएगा, क्योंकि रॉयल सोल इंजीनियर लीजन का काम है हमारी मिंडी सिटी को प्रोटेक्ट करना। अगर वो यहाँ पर नहीं होंगे तो आपकी जान खतरे में आ जाएगी। आपको बचाने के लिए यहाँ पर कोई नहीं होगा, हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरा एल्डर कहता है कि हमें ये रिस्क लेना ही होगा, सिर्फ इसी रिस्क को लेने के बाद ही हम दुश्मनों को खत्म कर सकते हैं। यह इंपीरियल कोर्ट के सारे एल्डर दो हिस्सों में बच चुके थे। कुछ कह रहे थे कि हमें रॉयल सोल इंजीनियर लीजन को हमला करने के लिए भेजना चाहिए और कुछ कह रहे थे कि नहीं, क्योंकि उनका काम है मिंडू सिटी और हमारे एम्परर को प्रोटेक्ट करना। लेकिन दूसरी तरफ एम्परर यानी कि ज़ू टियानन यहाँ पर काउंसलर की बात के साथ सहमति दिखाता है, यानी कि रॉयल सोल इंजीनियर लीजन हमला करने के लिए रवाना होगी। दूसरी तरफ हम देखते कि यूहो को इस बात का अंदाजा पहले से ही था। वो जानता है कि अब तक तो रॉयल सोल इंजीनियर लीजन हमला करने के लिए रवाना भी हो चुका होगा, इसलिए यूहो और उसके साथी भी मिंडू सिटी पर हमला करने के लिए तैयार हो रहे थे। लेकिन ऐसा करने से पहले यूहो साउथर्न रीजन की एक और सिटी को टारगेट करना चाहता था, जो कि टियानहाई सिटी, जहाँ पर यूहो जानता है कि सनमून एम्पायर के बहुत सारे कीमती रेड ट्रेजर्स पड़े हुए और यूहो उन्हें हासिल करना चाहता है। हम देखते हैं कि टियानहाई सिटी का मेयर तो पहले ही काफी ज्यादा डरा हुआ था। वो अपने सोल्जर्स को 2400 घंटे तैयार रखता है, इवन कि उसने लिंक डिफेंसिव टूल्स भी एक्टिवेट रखे हुए थे। वो पूरी तरीके से तैयार था, उसे डर था कि कहीं ये छुपा हुआ दुश्मन अचानक से हम पर हमला ना कर दे। इसी खौफ में रहते हुए अचानक उसे हवा में यहाँ पर यूहो की थर्ड आई देखने को मिलती है, जिससे उसे समझ तो आ गया था कि दुश्मन ऑलरेडी हमारे घर के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। लेकिन वो दुश्मन को देख नहीं पा रहा, क्योंकि यूहो ने अपने स्पेक्ट्रल अंडरग्राउंड गेट्स जहाँ पर ओपन किए थे वहाँ पर साथ ही साथ स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन भी एक्टिवेट किया था, जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी जगह दुश्मनों के लिए इनविजिबल थी। इवन कि सोल डिटेक्शन सोल गाइडेंस टूल्स भी यहाँ पर यूहो और उसके सोल्जर्स को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। चूंकि यूहो और उसके सोल्जर्स यहाँ पर पहुंच चुके थे, तो हम देखते हैं कि उन्होंने फौरन से टियानहाई सिटी पर हमला बोलना शुरू कर दिया। इस सरप्राइज अटैक की वजह से ये लोग सिर्फ कुछ ही देर में पूरी की पूरी टियानहाई सिटी को हराकर उस पर कब्जा कर लेते हैं। यूहो यहाँ पर अपने साथियों को बता रहा था कि टियानहाई सिटी के पानी में बहुत सारे अंडर वाटर मिनरल डिपॉजिट्स हैं, जहाँ से कीमती रेयर मेटल निकलता है, उसे सनकिन सिल्वर कहते हैं। ये सनकिन सिल्वर एक बहुत ही ज्यादा कीमती मटेरियल्स है फिक्स सोल कैनन शेल्स बनाने के लिए। इसी सनकिन सिल्वर मटेरियल को हासिल करने के लिए यूहो ने अपने साथियों को ऑर्डर दे दिया था कि यहाँ जितने भी स्टोर हाउसेस हैं उन्हें पूरी तरीके से खाली कर दो। तो सुनकर यूहो के साथी बिल्कुल ऐसे ही करते हुए टियानहाई सिटी को लूटना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ यूहो जानता था कि अब तक रॉयल सोल इंजीनियर लीजन को इस बारे में मालूम हो गया होगा कि हमने टियानहाई सिटी पर हमला किया और वो लोग इस तरफ आते ही होंगे। और मैं भी चाहता हूँ कि वो लोग यहाँ पर आए। अगर वो यहाँ पर नहीं आएंगे तो आखिर मैं मिंडू सिटी पर सरप्राइज अटैक कैसे कर पाऊंगा। ये कहते हुए यूहो मुस्कुराने लगा। मिस टांगुटंग भी मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम तो जबरदस्ती उन्हें लड़ने के लिए बुला रहे हो। इसके बाद ये लोग टियानहाई सिटी के सारे वेयर हाउसेस को खाली करके वहाँ से निकल जाते हैं। और हम देखते हैं कि यूहो मिस टांगुटंग के साथ एक जंगल में दरख्त के नीचे आराम से लेटकर यहाँ उस रॉयल सोल इंजीनियर लीजन का इंतजार कर रहा था। यूहो ने जानबूझकर कोस्टल एरियाज पर हमला किया था ताकि सनमून एम्पायर को यही गलतफहमी रहे समंदर के रास्ते से हमले किए जा रहे हैं। यूहो तो बस इंतजार कर रहा था कि कब मछली यहाँ पर चारा खाकर जाल में फंस जाएगी। इसी तरह इंतजार करते करते ये दोनों शांति से बैठे हुए चांदनी रात के मजे ले रहे थे। तभी अचानक यहाँ पर मिस टांगुटंग सवाल करते हुए पूछती है कि यहाँ पर तो हवा नहीं चल रही, फिर आखिर ये सारे के सारे पौधे हिल क्यों रहे हैं। जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि ये मेरी सोल पावर को डिटेक्ट करके डरे हुए हैं। इन्हें लगता है कि शायद मैं इनकी इस फूड चेन का कोई टॉप प्रेडेटर हूँ। जो समझने के बाद यूहो अपने ऑरा को थोड़ा सा शांत कर लेता है ताकि वो लोग समझ पाए कि मैं उनका कोई दुश्मन नहीं बल्कि उनका दोस्त हूँ, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। और यूहो का ऑरा जैसे ही थोड़ा बहुत सॉफ्ट हुआ, हम देखते हैं कि वो सारे के सारे प्लांट खुशी से झूमने लगे। खुश होने की वजह से उनके कलर और सारा ग्रीन और वाइब्रेंट हो चुके थे। मिस टांगुटंग भी ये देखकर सरप्राइज हो गई थी। दूसरी तरफ यहाँ यूहो एक अजीब तरह की एनर्जी महसूस कर रहा था, क्योंकि इस वक्त यूहो के आसपास हजारों की तादाद में पौधे काफी ज्यादा खुश थे और उनकी बॉडी से निकलने वाली एनर्जी यूहो को बहुत अच्छा महसूस करा रही थी। यूहो इन पौधों की खुशी को भी महसूस कर पा रहा था, जो कि काफी ज्यादा अजीब बात थी। मिस टांगुटंग उससे सवाल करते पूछती है कि आखिर तुम ये सब कैसे कर पा रहे हो। जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि ये सी मरमेड क्लैन की जो स्पिरिचुअल मार्शल सोल पावर स्किल है उसकी वजह से हो पा रहा है, क्योंकि यूहो को उनके भी स्पिरिचुअल स्किल्स मिल चुके थे। इसी वजह से यूहो इन पौधों के साथ एक तरह से कम्युनिकेट कर पा रहा था। वो उनकी खुशी, गम, डर हर एक फीलिंग को सेंस कर पा रहा है। इवन कि यूहो उनसे बात भी कर पा रहा है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यूहो ने अचानक से वहाँ पर ब्लू सिल्वर एम्परर का ऑरा महसूस कर लिया। जो ब्लू सिल्वर एम्परर ग्रास तो यूहो को मिस टांगिया के लिए चाहिए था और वो उसकी तलाश कब से कर रहा है। उसके ऑरा को सेंस करके तो यूहो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो मिस टांगुटंग को बताता है कि ये ब्लू सिल्वर एम्परर ग्रास का ऑरा है। इसका मतलब कि वो यहीं पर सनमून एम्पायर में ही कहीं न कहीं मौजूद है। यूहो के ये कहने के साथ ही हम ऊपर की तरफ यहाँ रॉयल सोल इंजीनियर लीजन को देखते हैं, जो कि ह्यूमनाइड सोल गाइडेंस आर्मर पहन कर तेजी से टियानहाई सिटी की तरफ बढ़ रहे थे और वो सभी दिखने में काफी ज्यादा टेरिफाइंग लग रहे हैं। यही इसी जबरदस्त सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।